हेलो एवरीवन। फाइनली इतने दिनों के गैप के बाद एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं सीजीपीएससी मेंस की लास्ट डे की स्ट्रैटेजी जानने के लिए कि अंतिम जो फेज़ आ गया है फाइनली आपके 1 डेढ़ 2 साल की मेहनत या फिर उससे ज़्यादा साल की मेहनत है, उसका फाइनली टाइम आ गया है उसको टेस्ट करने का पूरे छत्तीसगढ़ लेवल पे। एंड हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टफ कंपटीशन वाले फेज़ में जहाँ पे आपको रिवीजन का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, प्रोफेशनल लाइफ क्या होगी उसका प्रेशर है, पर्सनल लाइफ क्या होगी इस बात का प्रेशर है। ऐसे में जो आखिरी दिन बचे हुए 15 से 20 दिन, उसमें आपको कौन से चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे मैंने फोकस किया और मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला, इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं सीजीपीएससी की मेंस की लास्ट डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहली बात, स्ट्रेट टू द पॉइंट। पेपर 1, 2 और पेपर 4 का पार्ट 2 मैथ सेक्शन, इसमें जिसने नंबर खींच लिए उसका सीजीपीएससी मेंस में रैंक अंडर 20 अंडर 25 आ ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर उसका आप एटलीस्ट 1 घंटा पेपर 1, 2 और मैथ सेक्शन को दें। इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आप आगे होते हैं तो रेस्ट की जितने भी पेपर्स हैं उनमें आपका एडवांटेज होगा, लेकिन अगर आप इसमें पीछे हो जाएंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप जीएस पेपर्स में लीड नहीं ले सकते हैं अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से। तो पेपर 1, 2 एंड मैथ सेक्शन इनमें स्कोर करना है। नेक्स्ट, राइट, आपको लिखना है लैंग्वेज को। मैं ऐसे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं, पेपर 1 उनका कंप्लीट ही नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने साल भर हिंदी लिखने की ना प्रैक्टिस करी, मात्राओं में बहुत ज़्यादा गलती करी, और जहाँ पे इनके शॉर्ट नंबर थे, पर्यायवाची विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस प्रकार की इजी टॉपिक जो इन्होंने साल भर रटा था, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस के अभाव में इन्होंने यहाँ पे मात्राएं गलती करी हैं, ये स्लो हो गए हैं पेपर के बीच में, इनका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है। और क्योंकि पेपर 1 स्टार्टिंग पेपर होता है, इसके कारण उनके आगे का भी मोमेंटम खराब हो गया है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस करिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी लिखने की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट, एस्से के 3-3 पेज के फर्रे कोई नहीं पढ़ने वाला है। अगर आपका कोई एक टॉपिक है पर्टिकुलर चीज़ का, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अपने स्टडी आईक्यू वाले वीडियो में कि किस प्रकार से आप किसी टॉपिक को आधे पन्ने में या फिर पौन पन्ने में आप कर सकते हैं। टॉपिक लिख लिए, आप कौन से कोड से स्टार्ट करने वाले हैं, उससे रिलेटेड कौन से डेटा है, सिर्फ एक एक वर्ड्स लिखिए और जमा दीजिए उसको 2 कॉलम्स में। एक पर्टिकुलर पेज है उसको 2 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए बीच से, और वहाँ पे आप सिनॉप्सिस लिख लीजिए कौन से मेन पॉइंट है, और उसको देखना चालू करिए 20 दिन में। आपकी पूरे सेंटेंसेस और आपकी पूरी लिटरेरी स्किल्स देखने का टाइम किसी के पास नहीं है। जितना की पॉइंट्स होंगे आपके एस्से के, उनको एक पन्ने में ले आइए और उनको बार बार रिवाइज करते रहिए, और यही करना है लंच वाले टाइम में उस पहले दिन में। मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, कोई ओपन सीक्रेट नहीं है। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके 100 में 100 नंबर आए 10th-12th में, आप इंजीनियरिंग में आपने मैथ्स फोड़ दी थी, आपके पास मैथमेटिक ओलंपियाड का गोल्ड मेडल है, इट डजेंट मैटर। उस प्रेशर सिचुएशन में अच्छे का मैथ्स नहीं बनता है, तो आपको मैथ्स प्रैक्टिस करना है। पास्ट ईयर पेपर खींचिए, क्लास 10th का जो सीजी बोर्ड की बुक है उसको खींचिए, और आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं सबको सॉल्व करके देखिए। बन रहे हैं तो बनाइए, नहीं बन रहे हैं तो बनाइए, डिस्कस करिए दोस्तों के साथ और वेरीफाई करिए। मैथ्स प्रैक्टिस करना है, इसके बगैर मेंस में नंबर नहीं खींचेंगे। पेपर 4 और 6 को स्ट्रांग रखना है, क्योंकि पेपर 4 और 6 के दिन पेपर 3 और 5 भी होता है जो खुद में बहुत बड़े होते हैं। पेपर 4 और 6 रिलेटिवली सिंपल है, एक बार हटा गया तो बिल्कुल परेशान नहीं करता है। पेपर 4 और 6 को जितना अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जितने अच्छे से आप रट सकते हैं, उसको ऐसे स्टेज पे ले जाइए कि अगर आपको टाइम कम भी पड़ जाए तो पेपर 4 और 6 आपको याद रहे एग्जामिनेशन हॉल में विदाउट रिवीजन। तो पेपर 6 को बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट, आपको मेंस आंसर राइटिंग नहीं करनी है लास्ट के 20 दिन में, जो मेरा ओपिनियन है। आप ऐसे करिए, देख लीजिए कि अगर 8 मार्क में 14 लाइन है और पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कहीं को क्वेश्चन दिख गया, तो आपको ये करना है कि उसको पेंसिल से आप रफ ड्राफ्ट कर लीजिए कि हाँ मैं यहाँ पे मैप डालूंगा, यहाँ पे डेटा लिखूंगा, यहाँ पे एडवांटेजेस लिखूंगा, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस लिखूंगा, यहाँ पे करंट अफेयर ऐड करूंगा। तो इस प्रकार का एक रफ ड्राफ्ट करके पेंसिल हल्का हल्का चला लीजिए, वो हो जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी लास्ट के 20 दिन में, क्योंकि जो पेपर 1 लैंग्वेज होता है उसमें आपका हाथ खुल जाता है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पेपर 1 में अगर आप स्लो भी लिखेंगे ना तो आपका हाथ खुल जाएगा, और पेपर 2 में फिर आप रेडी हो जाते हैं। तो आंसर राइटिंग लास्ट के हफ्ते 2 हफ्ते में करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। एक सब्जेक्ट 1 घंटा, ये पर्टिकुलर टाइमलाइन है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इससे ज़्यादा अगर लग रहा है तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज़ पर्टिकुलर रिवीजन करने के लिए, तो आपका एक ही फंडा है
कि कैसे एक पर्टिकुलर सेक्शन को मैं 1 घंटे के नीचे कवर कर लूँ, क्योंकि उस दिन आप पेपर लिख के आएंगे 6 घंटे, आप सुबह से निकले रहेंगे 9 बजे से, आप रूम आएंगे लगभग 6-7 बजे तक, तो 7 से लेके 1-1:30 बजे तक ही आप जग पाएंगे। तो इट बिकम्स वेरी नेसेसरी कि आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको आप 1 घंटे में ही कवर करिए। तो 1 सब्जेक्ट 1 आवर का रूल करिए। अभी का जो एक हफ्ता है, मान लीजिए 15 तारीख तक आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, वो 1.5 घंटा 1.25 घंटा जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो लगभग 1.25 घंटे तक जाएगा और एग्ज़ाम के दिन वो 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। तो ये टारगेट रखिए अपने दिमाग में। बॉडी क्लॉक चेक कर लीजिए। बॉडी क्लॉक का मतलब ये है कि जो भी निशाचर भाई बहन हैं हमारे, जो कि रात रात भर CGPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट्स टाइम कि आप जो नॉर्मल इंसान लोग जिस टाइम पे जगते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, वो आप उसमें वापस आ जाइए दिनचर्या में। ऐसा आपको करना है कि अगर आप रात रात भर पढ़ रहे हैं और अचानक से 2 दिन पहले आप सुबह उठने लग जाते हैं, तो आपकी बॉडी और माइंड उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। तो गेट योर बॉडी क्लॉक राइट। अगर आप रात भर पढ़ रहे हैं तो उसको आज से ही बंद करिए। नॉर्मल टाइम पे उठिए, सुबह 7 बजे 8 बजे पढ़िए और रात को 10 11 12 बजे सो जाइए। तो जितने भी लेट नाइट रीडर्स हैं, ऑल नाइट रीडर्स हैं, उनको मेरी चेतावनी है कि आ जाइए आप नॉर्मल क्लॉक में, क्योंकि अगर उस प्रेशर सिचुएशन में आपकी बॉडी यूज टू नहीं है जगने के, क्योंकि पिछले 3 साल से वो रात में पढ़ रही थी, तो आपके कैलकुलेशंस इफेक्ट होंगे, आपके आंसर राइटिंग इफेक्ट होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो स्ट्रेस डील करने का जो कैपेसिटी होता है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो गेट योर बॉडी क्लॉक राइट। नेक्स्ट, अवॉइड लॉन्ग सिटिंग्स। आप इतने बार उस पर्टिकुलर सिलेबस को देख चुके हैं ना कि एक बार मतलब गुस्सा आने लगता है, ऐसा लगता है कि फाड़ दूँ पन्ने। तो ये चीज़ तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाते हैं। तो आपको लॉन्ग सिटिंग नहीं रखनी है, ज़्यादा नहीं। जो पोमोडोरो टेक्निक में हमने बात करी है इतने दिनों से, 1 घंटा बैठिए, उसके बाद 10-15 मिनट ब्रेक ले लीजिए। हो सकता है तो 20 मिनट भी ब्रेक ले लीजिए। अगर आपको पूरा दिन खाली है और आपने छुट्टी लेके रखी है, तो 1 घंटा पढ़ लीजिए और 15 से 20 मिनट ब्रेक ले लीजिए, फिर आइए 1 घंटा पढ़िए। एक साथ 3 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ सैचुरेट होंगे, आपको अपनी एनर्जी बचानी है। अवॉइड लॉन्ग सिटिंग्स। नेक्स्ट, टेक अ वॉक। देखो, जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है वो 4 दिन है और इतना ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग होता है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ, स्टैमिना और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करनी है। तो प्लीज़ अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए। आपने 3 साल से अगर बिस्तर में बैठ के 20 किलो गेन कर लिया है, लेकिन सब चीज़ रट लिए हैं, वो किसी काम का नहीं होगा। अगर उस दिन आपकी कमर दर्द देगी, कलाई दर्द देगी, तो वो आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगी। कुछ नहीं करना है, दिन में एटलीस्ट 25 से 30 मिनट्स वॉक कर लीजिए अपने सड़क, अपने घर के बाहर वाली सड़क में, छत में, जहाँ भी कर सकते हैं आप। थोड़ा सा पसीना बहा लीजिए, ये आपको पॉजिटिव फील करने में मदद करेगा। और साथ ही साथ इतनी गर्मी पड़ रही है, 48-50 डिग्री भी हो सकता है। वेदर फोरकास्ट देख लीजिएगा कि मई के जो आखिरी वीक है उसमें कितना है। हमारा तो बहुत ही लकी था कि हमने मार्च में दिया था और जुलाई में दिया था, और उस टाइम उतना ज़्यादा नहीं था गर्मी, तो मैंने कभी CGPSC की गर्मी महसूस ही नहीं करी। लेकिन जिन्होंने इनको महसूस किया है, उनका सबका कहना है कि फ़िज़िकली बहुत डिमांडिंग होता है। अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं है तो आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होने वाली है। फिज़िकली फ़िट होने का मतलब ये नहीं कि आपकी 6 पैक्स हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी यूज टू है किसी प्रकार की फ़िज़िकल एक्टिविटी करने की। तो स्टार्ट वॉकिंग और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए। स्पोर्ट्स खेलने का मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि इफ़ यू गेट इंजर्ड तब तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। आपको ये करना है कि जस्ट वॉक सबसे सेफ एक्सरसाइज है। उसमें भी हो सके तो जो भीड़ वाली है, जिसमें बाइक वाइक चल रही है, वहाँ पे मत चलिए, या सुबह चलिए, साइड में आराम से वॉक करिए, 25-30 मिनट, रूम आ जाइए, पढ़ाई करिए। ठीक है, तो ये वॉक करना इज सुपर इंपॉर्टेंट। गेट योर फिजिकल फिटनेस एट ए डिसेंट लेवल। आइसोलेट करिए खुद को, डेट इज सुपर इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप पढ़ाई के मूड में हो और सामने वाला आपका दोस्त चाय पीने के मूड में हो, तो जमता नहीं है वो। अगर आप पढ़ाई के मूड में हो और किसी का कॉल आ रहा है कि भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो ये भी जमता नहीं है। सीधी सी बात है कि आपको आइसोलेट होना है, अपनी एनर्जी सेव करना है। घर वालों को बता दो, चहेते प्यारे जो भी लोग हैं उनको बता दो कि देखो 20 दिन मेरे को दे दो, आइसोलेट हो जाने दो, उसके बाद जितना बोलोगे उतना टाइम देंगे आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, फैमिली, स्पेशल फैमिली, सबको बोल दो कि कुछ दिन अपन आइसोलेट रहेंगे, हम आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं जैसे भी व्यवस्था है। ठीक है, तो कीप योरसेल्फ आइसोलेटेड। दूसरे के ओपिनियन से इफेक्ट नहीं होना है, दूसरे के जो दिनचर्या है या फिर क्लॉक है उसके हिसाब से नहीं चलना है। अनटिल अनलेस इट्स अ वेरी 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 अर्जेंट फैमिली इमरजेंसी, तब तक आपको अपना आइसोलेशन नहीं छोड़ना है। आपको एरर्स अवॉइड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्यायवाची 8 पूछा है, आपने 7 ही पढ़े। कहीं पूछ रहा है कि भाई बुद्धिस्ट
कि बुद्धिज़्म का प्रभाव बताइए भारतीय संस्कृति पे, आपने ब्रिटिश राज पढ़ लिया है। तो इस प्रकार के एरर्स आपको नहीं करना है, जो भी ह्यूमन एरर्स है उनको अवॉइड करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, एस्से में टॉपिक्स अच्छे से देखने हैं। ऐसा ना हो कि आपने अपना एस्से जल्दी ख़त्म कर दिया, फिर आप पलट के देख रहे हो कि भाई यार एक पेज तो और बचा हुआ है, अब कैसे करें। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको जितने भी ह्यूमन एरर या सिली मिस्टेक है उनको अवॉइड करना है अपने साइड से। विजुअलाइज, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि जितने भी स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं उनका एक काम होता है कि वो इमेजिन करते हैं कि वो पर्टिकुलर जो गेम है वो कैसे जाएगा। तो आपको विजुअलाइज करना है कि आप कितने बजे उठेंगे, आप उठने के बाद क्या करेंगे, आप कौन से डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में अपना टेम्परमेंट कैसे रखेंगे, इजी क्वेश्चन आया तो मैं कैसे डील करूँगा, टफ क्वेश्चन आया तो मैं कैसे डील करूँगा, जो ब्रेक होगा उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आके मैं कौन सी जगह पे बैठ के पढ़ूंगा, कितने बजे तक मेरा रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैं कहाँ सोऊंगा, कैसे सोऊंगा, क्या खाना है, ये सब कुछ विजुलाइज करके रखिए। और जो भी चीज़ें हैं उनको नोट करते हुए चलिए। एक मास्टर प्लान आपका तैयार हो जाएगा आपके बॉडी, पर्सनैलिटी, लोकेशन, फैमिली कंडीशन के हिसाब से, एंड उसी को फॉलो करिएगा। तो एक विजुलाइजेशन रखिए, एक मेंटल गेम चलाते रहिए और एक फ्रेमवर्क रेडी कर लीजिए चीज़ों के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार ऐसा होता है इस प्रकार के एग्जामिनेशन में कि इवन इफ़ यू आर डिजर्विंग, इवन इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड फॉर द लास्ट 3 to 4 years, यू वोंट गेट सिलेक्टेड। किस्मत की बात होती है, नियति की बात होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो डेस्टिनी में लिख के आती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं लिख के आती हैं। बट ये मान के चलिए कि जो प्रकृति है वो आपको ऐसे जगह ले जा रही है वेयर यू विल फिट द बेस्ट। आपने अपना काम कर दिया है, बाकी सब कुछ नियति में छोड़ दीजिए, लीव इट टू डेस्टिनी, एंड इस प्रोसेस को एंजॉय करिए। अब मैंने सिलेक्शन ले लिया है लेकिन आई स्टिल मिस द प्रोसेस। उस प्रोसेस में मेरे पास एक गोल होता था, एक क्यूरियोसिटी होती थी, एक अंदर से एक तड़प होती थी अपने आप को प्रूव करने की, और एक प्रकार का एक गेम लगता था मुझे हमेशा से। मैं विजुलाइज करता था उसको एज अ गेम। तो वो चीज़ मैं मिस करता हूँ क्योंकि अब ये फेज़ एंड हो गया है CGPSC का मेरे लिए। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि यू इन्जॉय दिस प्रोसेस, क्योंकि ये वाला जो फेज़ है आपके लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला है। एंड आई रियली मिस कि जितना मैं मेहनत करता था उस टाइम पे, तो वो चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ। अभी अपने आप को ऐसा खाली बैठा हुआ देख के तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं नहीं चाहता ऐसी तकलीफ़ आपको हो आने वाले दिनों में। खूब मेहनत करिए, ये फेज़ होता है मेहनत करने वाला, और ये डिफ़ाइन करेगा कि आप किस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे फील्ड पे। आपने मेहनत कर दी है, जो नेक्स्ट जो भी चीज़ है, पेपर कैसे आया, एग्ज़ामिनर ने कैसे मार्क्स दिए, मेरा कैलकुलेशन अच्छा हुआ बुरा हुआ, जस्ट लीव इट टू डेस्टिनी। एक हायर पावर होता है जो आपको ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर आप बेस्ट सर्व कर सकते हैं खुद को और सोसाइटी को। तो आफ्टर ऑल दिस इज़ डन, आपने मेंस दे दिया है, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जस्ट लीव इट टू डेस्टिनी, नियति पे छोड़ दीजिए चीज़ें। आशा करता हूँ कि ये पर्टिकुलर सेशन आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया होगा आपको इस पर्टिकुलर जर्नी पे। लास्ट का जर्नी आ चुका है, मैं आपसे लगभग पिछले फेज से, नोटिफिकेशन आने के शायद पहले के फेज से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये पहला मेंस होने वाला है आपका और मेरा एक साथ जो होने वाला है। एंड लेट मी टेल यू कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा नर्वस हूँ आप लोगों से, क्योंकि इस बार मैं नहीं दे रहा हूँ। तो मुझे ज़्यादा फिक्र होती है कि किस प्रकार का पेपर आएगा नहीं आएगा, लेकिन आशा करते हैं कि सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। और इतनी मेहनत जो हमने की है पिछले 6-8 महीने से, मैंने पर्सनली जो मेहनत करने की कोशिश करी है, वीडियो सीरीज़, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, टॉपर्स कोलैबोरेशंस के थ्रू, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आएगा। और हम लोगों के लिए, सबके लिए जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं जो कि गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनके पास इससे ज़्यादा बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है कि हमारा जो पर्टिकुलर ड्रीम था एक टाइम पे, जिस प्रकार से हम एग्जामिनेशन को पोर्ट्रे करते थे, विजुलाइज करते थे, आज हम लोग इतने केपेबल हो गए हैं कि वी आर हेल्पिंग समवन एल्स कंप्लीट देयर ड्रीम। तो हम यही आशा करते हैं कि आपने मेहनत की होगी और भगवान और माँ सरस्वती आपके ऊपर कृपा बरसाएगी, एंड जो भी आप डिज़र्व करते हैं आपको उतना ही देगी, ना उससे ज़्यादा देगी ना उससे कम देगी। आशा करते हैं कि आप मेहनत कर रहे होंगे, आपके थोड़े से जो मोटिवेशन है, डिमोटिवेट हो गए होगे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए होगे, ये चीज़ थोड़ी सी मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप फिर से मोटिवेट होके पढ़ाई पे वापस लग जाएंगे और अपने जो इमोशनल बैलेंस है और अपनी एनर्जी है उसको अच्छे जगह लगाएंगे। और जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, इतने सारे लोग हैं जिनको हमको मदद करनी है छत्तीसगढ़ राज्य में, वो आप कर पाएंगे।
विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन टू मी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द CGPSC मेंस एग्जामिनेशन 2021।